हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा डी बाय हकल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये है हमारा एमएससी सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री की पहली यूनिट जो है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर ये टॉपिक आता है, जिसमें हमने अभी तक 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमने देखा है केमिकल पोटेंशियल, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, गिब्स जो है इक्वेशन, और आज ये हमारा 4th लेक्चर है जो है डी बाय हकल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। ये एक थ्योरी है डी बाय और हकल द्वारा जो दी गई थी। आज हम इसको कवर करेंगे। मैं सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से कराती हूँ जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है हमारा डी बाय हकल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट्स ऑफ electrolytic solution. D. by and Huckel developed the quantitative aspect of the interionic attraction theory of electrolytic conductivity. जो हमारे डी बाय और हकल थे उन्होंने डेवलप करा था क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, वो भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी के इंटरआयनिक अट्रैक्शन थ्योरी का। ठीक है, तो जो हमारे डी बाय और हकल थे उन्होंने डेवलप करा था क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इंटर आयनिक अट्रैक्शन थ्योरी का, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी के लिए थी। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज डी बाय हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये जो हमारी थ्योरी है इंटर आयनिक अट्रैक्शन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, इसको हम डी बाय हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। तो ये इसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे इसके पोस्टुलेट। द पोस्टुलेट्स ऑफ डी बाय हकल थ्योरी आर, जो पोस्टुलेट्स डी बाय हकल थ्योरी के हैं वो ये रहे। पहला है एवरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड एट ऑल डाइल्यूशंस। सारे के सारे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं सब डाइल्यूशंस में। ठीक है, तो इसका पहला पोस्टुलेट ये है हमारा डी बाय हकल थ्योरी का कि जो हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारे सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं सारे डाइल्यूशंस में। फिर इसका सेकंड पोस्टुलेट ये है कि इंटर आयनिक फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो हमारे इंटर आयनिक फोर्सेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के बीच। तो सेकेंड पोस्टुलेट में ये है कि जो हमारे इंटर आयनिक फोर्सेस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के बीच में। फिर इसका थर्ड पोस्टुलेट, फिर ये है इसका थर्ड पोस्टुलेट, देयर इज एन आयनिक एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द आयंस। एक आयनिक एटमॉस्फेयर होता है आयंस के सराउंडिंग में। ठीक है, फिर इसका फोर्थ पोस्टुलेट है आयनिक एटमॉस्फेयर कैरीज अ नेट चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ आयन। जो आयनिक एटमॉस्फेयर होता है उसके पास एक नेट चार्ज होता है जो कि अपोजिट होता है उस आयन के। तो हमने थर्ड पोस्टुलेट में ये देखा कि एक आयनिक एटमॉस्फेयर होता है आयन के सराउंडिंग में, मतलब आयंस रहते हैं उनके चारों तरफ एक आयनिक एटमॉस्फेयर होता है। फिर फोर्थ पोस्टुलेट में ये कह रहे थे कि जो हमारा आयनिक एटमॉस्फेयर होगा उस आयन के, सबसे पहले हमारा आयन होगा। ठीक है, आयन की ये देखिए जैसे कि हमारा आयन है, आयन के चारों तरफ होगा एक आयनिक एटमॉस्फेयर। तो जो आयनिक एटमॉस्फेयर होता है उसके पास एक खुद का नेट चार्ज होता है जो कि हमारा जो बीच में जो आयन था उसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है फोर्थ पॉइंट में जो आयनिक एटमॉस्फेयर है उसके पास एक नेट चार्ज होता है जो कि अपोजिट होता है आयन के। फिर इसका फिफ्थ पोस्टुलेट ये था ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द इंटर आयनिक फोर्सेज आर नेग्लिजिबल एंड हैंस एक्टिविटी कोफिशिएंट विल बी यूनिटी। सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही जो हमारा इंटर आयनिक फोर्सेज होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, और ऐसे ही और हैंस जो हमारी एक्टिविटी कोफिशिएंट रहेगी वो रहेगी यूनिटी पर। ठीक है, फिर इसका सिक्स्थ पोस्टुलेट ये है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द आयंस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जो फोर्स आयंस के बीच में एक्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, जहाँ पे जो Q1 और Q2 होते हैं
दैट आर द चार्जेस ऑन आयंस, वो आयंस पे चार्जेस होते हैं। और जो हमारा आर होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस। आर होता है हमारा टू आयंस के बीच में डिस्टेंस। तो जो फोर्स एक्ट करेगा आयंस के बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा F होता है, कैपिटल F फोर्स, वो होता है हमारा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे जो हमारा Q1 और Q2 रहते हैं वो चार्जेस रहते हैं आयंस के ऊपर जो चार्जेस रहते हैं वो Q1 और Q2 रहता है। और जो हमारा R रहता है वो रहता है उन दो आयंस के बीच का डिस्टेंस। ये है हमारा 6th पोस्टुलेट। फिर हम देख रहे हैं अपना 7th पोस्टुलेट। 7th पोस्टुलेट थोड़ा लंबा है, हम उसको भी बाद में देखेंगे। मैं पहले आपको ये जितने पोस्टुलेट हमने पढ़े हैं 7, जितने हमने ये 6 पोस्टुलेट पढ़े हैं, ये मैं आपको एक बार दोबारा से सम अप कर देती हूँ, एक बार बता देती हूँ। तो जो डी बाय हकल थ्योरी के पोस्टुलेट थे उसमें सबसे पहला पोस्टुलेट ये था कि जो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं सारे डाइल्यूशंस पे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा जो इंटरआयनिक फोर्सेस होता है वो एग्जिस्ट करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के बीच में। और फिर देखा है हमने थर्ड पोस्टुलेट की एक आयनिक एटमॉस्फेयर होता है जो आयन के सराउंडिंग में होता है, मतलब कि आयन है, आयन के चारों तरफ क्या होता है, आयनिक एटमॉस्फेयर पाया जाता है। फिर फोर्थ ये था कि जो आयनिक एटमॉस्फेयर रहता है उसके पास नेट चार्ज होता है जो कि अपोजिट होता है उस आयन के। फिर हमने 5th पॉइंट में ये देखा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही, सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही जो हमारा इंटर आयनिक फोर्सेस होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है और जो हमारा एक्टिव कोफिशिएंट होता है वो हो जाता है यूनिटी पर। फिर हमारा इसका 6th पॉइंट ये था कि जो फोर्स एक्ट करता है इन आयंस के बीच में वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो हमारा F फोर्स है वो है Q1 Q2 अपॉन R2, जहाँ पे Q1 और Q2 हैं चार्जेस, जो आयंस पे चार्जेस हैं, और जो हमारा R है वो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस। अब देख लेते हैं हम इसका लास्ट पोस्टुलेट। Each ion is surrounded by a number of positively charged ions known as ionic atmosphere। जो हमारा हर आयन होता है वो सराउंडेड होता है नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयन से, जिसको हम आयनिक एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जो जैसे कि मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया था कि एक आयनिक एटमॉस्फेयर होता है सराउंडिंग द आयंस, ठीक है। तो जो उसके बाद ही ये पॉइंट लिखा जाएगा, आप उसके बाद थर्ड पॉइंट के बाद ये लिखिएगा, ये वाला पॉइंट। जो हमारा हर आयन होता है वो सराउंडेड होता है अपोजिटिवली चार्ज आयन से, जिसको हम आयनिक एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेगेटिवली आयंस आर, जो हमारे नेगेटिवली आयंस रहते हैं सराउंडेड बाय पॉजिटिवली चार्ज आयंस। जो हमारे नेगेटिवली आयंस रहते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयन से सराउंडेड रहते हैं, और जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहते हैं आर सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज आयन। तो जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयन रहेंगे वो सराउंडेड रहेंगे नेगेटिवली चार्ज आयन से, और जो हमारे नेगेटिवली चार्ज आयंस रहेंगे वो सराउंडेड रहेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन से, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन एंड इलेक्ट्रोफोटिक इफेक्ट्स टेंड टू डिक्रीज द कंडक्टिविटी इन कंसनट्रेट सॉल्यूशन। जो रिलैक्सेशन और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं कंडक्टिविटी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में। अगर आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, वरना कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसके 8 पॉइंट हो गए। ये हमारा 8 पॉइंट है कि रिलैक्सेशन एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट्स टेंड्स टू डिक्रीज द कंडक्टिविटी इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में देखा है हमने डी बाय हकल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, जिसमें हमने देखा कि जो हमारे डी बाय और हकल थे उन्होंने डेवलप करा था एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, एक इंटर आयनिक अट्रैक्शन थ्योरी का, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के लिए थी। जो हमारे डी बाय हकल थे उन्होंने डेवलप करी थी एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आयनिक इंटर आयनिक अट्रैक्शन थ्योरी के लिए, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के लिए, और इस थ्योरी को हम कहते हैं डी बाय हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके ये कुछ इसके 6-7 पोस्टुलेट्स है, जिसमें हमने देखा था कि सारे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं सारे डाइल्यूशंस पे। और इसका सेकंड पोस्टुलेट ये था कि जो इंटर आयनिक फोर्सेस रहते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के बीच में एक इंटर आयनिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, और जो ये हमारे आयंस रहते हैं
इसके सराउंडिंग में आयनिक एटमॉस्फेयर रहता है। आयनिक के सराउंडिंग मतलब चारों तरफ आयनिक एटमॉस्फेयर रहेगा, ठीक है। और जो हमारा आयनिक एटमॉस्फेयर रहता है उसके पास एक नेट चार्ज होता है जो कि अपोजिट होता है उस आयन के। जो ये हमारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही जो हमारा इंटर आयनिक फोर्सेज हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं और हैंस जो हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है वो भी यूनिटी हो जाता है। फिर जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, फिर जो फोर्स एक्ट करता है इन आयंस के बीच में उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R2, जहाँ पे Q1 और Q2 थे चार्जेस ऑन आयंस और R था डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस। फिर हमारा इसका लास्ट पोस्टुलेट था जो कि आप थर्ड पोस्टुलेट के बाद में लिखेगा कि जो हमारा हर एक आयन होता है वो सराउंड होता है नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयन, मतलब कि जो जैसा आयन होगा उससे अपोजिट ही उसका चार्ज होगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर। अगर नेगेटिवली आयंस हैं तो वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। तो जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो सराउंडेड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन से, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो सराउंडेड होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन से। फिर इसका लास्ट पॉइंट ये था कि जो हमारा रिलैक्सेशन और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट्स होता है वो डिक्रीज कर देता है कंडक्टिविटी कंसंट्रेट सॉल्यूशन में। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में जिसमें हमने देखा है पोस्टुलेट, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट की डेफिनेशन, और हम देखेंगे कि हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं एक इक्वेशन के थ्रू। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।